नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक नए यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है उन्नति इन जूलॉजी। दोस्तों, ये चैनल जूलॉजी के सब्जेक्ट के लिए डेडिकेट किया गया है फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ बीएससी, एमएससी, नीट, 11th, 12th एंड ऑल द कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैविंग कॉमन साइंस एज अ सब्जेक्ट। Hello friends, welcome back to my YouTube channel Unnati in Zoology. Today in this video tutorial I will be discussing about the most important questions for 12th class, 12th RBSC, CBSC or any other board that is focusing on NCERT book. ठीक है, तो आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे और बताएंगे आपको किसके बारे में, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। बहुत ऐसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो अभी हाल फिलहाल आपके एग्जाम्स में आने के चांसेस हैं। तो आई रिक्वेस्ट यू ऑल कि ये वीडियो एंड तक देखकर इन क्वेश्चंस को पढ़ लीजिए और इन क्वेश्चंस को माइंड में कर लीजिए, बिकॉज दीज आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो बताए गए हैं। ठीक है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स से मैंने मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस चूज़ किए हैं जो मैंने नहीं स्पेशली चूज़ की हैं, ये हमारे जो पेपर मेकर्स हैं उनके द्वारा कुछ दिए हुए क्वेश्चंस हैं। तो उन्हीं के द्वारा ये क्वेश्चंस दिए हुए हैं न्यूज़पेपर में, हिंदी वर्जन में इन पेपर्स क्वेश्चंस को दिया गया था, तो मैंने उन्हीं क्वेश्चंस का इंग्लिश वर्जन करके आपको दिया है। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है आपके एग्ज़ाम्स के लिए, स्पेशली फॉर आरबीएससी बोर्ड। ठीक है, तो बोथ आरबीएससी और एनसीईआरटी बोर्ड, ये जो सीबीएसई बोर्ड है अपना, दोनों बोर्ड के बच्चे इसको तैयार कर ले और ये जो क्वेश्चंस हैं इनको अच्छे से प्रिपेयर कर ले, बिकॉज दीज विल बी देयर इन योर एग्ज़ाम्स। ठीक है, तो आपको जैसे आरबीएससी एग्ज़ाम बायोलॉजी का 16 अप्रैल को है एंड टुडे इज़ 14 अप्रैल, तो आप बिफोर एग्ज़ाम्स ये क्वेश्चन ज़रूर पढ़ ले और ध्यान रखें, इन क्वेश्चंस को अच्छे से लर्न कर ले। कोई भी दिक्कत हो तो यू कैन आस्क मी। ये क्वेश्चंस वेरी इंपॉर्टेंट है, देखिए, जो आपके एग्ज़ाम में श्योर आएंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और जानते हैं इन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में कि क्या कहा गया है और कौन से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि वन वर्ड टाइप या शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स हैं। लॉन्ग क्वेश्चंस मैंने नहीं बताए हैं, शॉर्ट क्वेश्चंस और वन वर्ड टाइप फिल इन द ब्लैंक्स जैसे ही क्वेश्चंस मैंने बताए हैं जो आपके एग्जाम्स के लिए वेरी इंपॉर्टेंट हैं। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और ताकि उन्हें भी ये पता चले कि कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस उनके एग्ज़ाम में आने वाले हैं। 2 दिन और हैं आपके एग्ज़ाम में आरबीएससी बोर्ड के बच्चों के लिए, तो 2 दिन के अंदर आप इन क्वेश्चंस के साथ साथ और भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स जो भी हैं आपके वो सभी लर्न कर ले। और अगर किसी भी टॉपिक में आपको डाउट रहता है तो अभी भी यू हैव टाइम, यू कैन आस्क मी इन कमेंट सेक्शन, आई विल ऑलवेज देयर टू हेल्प यू। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन इज, ये स्टूडेंट्स 12th बोर्ड के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो बायोलॉजी नीट एनसीईआरटी बुक से मैंने बनाए हैं। आरबीएससी और सीबीएसई दोनों बोर्ड के बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। ओके, वैसे स्पेशली आरबीएससी का जो एग्ज़ाम है, आरबीएससी बायोलॉजी का एग्ज़ाम 2 दिन बाद है, यानी कि 16 अप्रैल को बायोलॉजी का एग्ज़ाम है आपका, तो उसके लिए क्वेश्चन है जो आप ध्यान से पढ़ेंगे। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन, विच प्लांट इज़ नोन एज टेरर ऑफ बंगाल। टेरर ऑफ बंगाल कौन से प्लांट को कहते हैं? दिस इज़ वाटर हायसिंथ। तो वाटर हायसिंथ जो प्लांट है, इस प्लांट को टेरर ऑफ बंगाल कहते हैं। अगर आपको याद नहीं हो तो मैं बता दूं आपको, बंगाल में जो वेस्ट बंगाल है अपना, बंगाल के अंदर इस वाटर हायसिंथ के पेड़ को बहुत खूबसूरती की वजह से, अपनी खूबसूरती की वजह से आउट ऑफ इंडिया से लाया गया था और आउट ऑफ इंडिया से इसे ऐसे ऑर्नामेंटल प्लांट लाया गया था। लेकिन इसे आउट ऑफ इंडिया से लाया गया था और जब इसको आउट ऑफ इंडिया से लाया गया तब ये बहुत ही सुंदर और बहुत ही खूबसूरत एक पेड़ था जिसको एज ए ऑर्नामेंट इंडिया में लाया गया। बट इंडिया में आकर इसने क्या किया, इन्वेसिव ग्रोथ कर दी। वहाँ पर जो पुकुर होते हैं, पुकुर मीन्स वहाँ के जो तालाब होते हैं, पॉन्ड्स होते हैं, वेस्ट बंगाल में बहुत सारे छोटे छोटे पुकुर्स पाए जाते हैं, पॉन्ड पाए जाते हैं। तो उन पॉन्ड में इस प्लांट ने बहुत ज़्यादा अपनी ग्रोथ स्टार्ट कर दी और इतनी इसकी ग्रोथ होती है, इतनी हाई कैपेसिटी ऑफ रिप्रोडक्शन इसकी होती है कि एक बार अगर इसने बढ़ना स्टार्ट कर दिया तो ये पूरे एरिया को ऑक्यूपाई कर लेगा एज फास्ट एज इट कैन, और वहाँ के जो नेचुरल जो प्लांट्स है उनको ग्रो नहीं करने देगा, उनके साथ इन कंपटीशन आ जाएगा और ये कंपटीशन में जीत कर वहाँ के एरिया को ऑक्यूपाई कर लेता है, वहाँ के
नेचुरल इकोसिस्टम को बैलेंस बिगाड़ देता है, नेचुरल इकोसिस्टम को खराब कर देता है, इसीलिए इसे टेरर ऑफ बंगाल। अब ये प्लांट वहाँ पर इतना ऐसा होगा कि अनकंट्रोलेबल है, ठीक है, इसीलिए ये टेरर ऑफ बंगाल, बंगाल का खतरा कहा जाता है, क्योंकि ये वहाँ के वाटर बॉडीज में ग्रो कर जाता है और वहाँ के नेचुरल इकोसिस्टम को डिस्टर्ब करता है। सो टेरर ऑफ बंगाल इज वाटर हायसिंथ। नेक्स्ट, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय जेम्यूल। जेम्यूल से असेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस में होता है? तो स्पॉन्जेस में, ठीक है। स्पॉन्जेस के अंदर, स्पॉन्ज जो एनिमल्स होते हैं कैटेगरी के, जो पॉरीफेरा में आते हैं, तो पॉरीफेरा के मेंबर जो हैं स्पॉन्जेस, उनके अंदर असेक्सुअल रिप्रोडक्शन किससे होता है? जेम्यूल्स से होता है, ठीक है। जेम्यूल्स क्या है? उनके असेक्सुअल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स हैं, उनके रिप्रोडक्टिव पार्ट्स का नाम है जेम्यूल, जिनके द्वारा इनके अंदर क्या होता है? रिप्रोडक्शन होता है, वो भी असेक्सुअल, यानी कि नो इन्वॉल्वमेंट ऑफ गैमेट्स। नेक्स्ट, थर्ड क्वेश्चन इज गिव एन एग्जांपल ऑफ क्लिस्टोगैमस फ्लावर। क्लिस्टोगैमस फ्लावर का एग्जांपल दीजिए। तो क्लिस्टोगैमस फ्लावर कौन से फ्लावर होते हैं? डेफिनेशन आपको ज़रूर से याद होनी चाहिए, बिकॉज आपको हो सकता है डेफिनेशन भी मिल जाए। तो गिव एन एग्जांपल ऑफ क्लिस्टोगैमस फ्लावर। क्लिस्टोगैमस फ्लावर मैं बता दूं आपको, वो होते हैं जो ऑलवेज क्लोज होते हैं, ठीक है। ये फ्लावर्स क्लोज कंडीशन में ही रहते हैं, इन फ्लावर्स में कभी ओपनिंग नहीं होती, ये हमेशा बंद अवस्था में रहते हैं, बंद फूल होते हैं, ये कभी भी ये खुलते नहीं हैं। तो वो फ्लावर्स जो ऑलवेज बंद रहते हैं, ऑलवेज क्लोज रहते हैं, कभी भी खुलते नहीं हैं, ऐसे फ्लावर्स को क्लिस्टोगैमस फ्लावर्स कहते हैं। ये बाइसेक्सुअल होते हैं, यानी कि बोथ सेक्सेस आर प्रेजेंट इन अ सिंगल फ्लावर। ऐसा एग्जाम्पल है कॉमेलिना। क्या एग्जाम्पल है? कॉमेलिना। कॉमेलिना एक ऐसा फ्लावर है जो क्लिस्टोगैमस फ्लावर है, और इस क्लिस्टोगैमस फ्लावर में बंद होने की वजह से, क्लोज कंडीशन की वजह से ऑलवेज बाइसेक्सुअलिटी इसकी होने की वजह से ऑलवेज सेल्फ पोलिनेशन होता है। ऐसा प्लांट कभी भी क्रॉस पोलिनेशन नहीं करता। यानी कि इस क्वेश्चन में हमें ये बताया गया है कि क्लिस्टोगैमस फ्लावर कौन सा होता है? जो क्लोज होता है, जो फ्लावर कभी भी ओपन नहीं होता। दूसरा पॉइंट कि क्लिस्टोगैमस फ्लावर्स में कभी भी क्रॉस पोलिनेशन पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये फ्लावर खुलते ही नहीं है, तो बाहर से किसी और का पोलन ग्रेन आने का चांस ही नहीं बनता है। सो क्लिस्टोगैमस फ्लावर का एग्जाम्पल है कॉमेलिना, जो एक क्लोज फ्लावर है जिसमें हमेशा 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 सेल्फ पोलिनेशन होता है, ठीक है। तो ये आपको रिमेंबर रखना है। नेक्स्ट, डिफाइन द टर्म एपोमिक्सिस। एपोमिक्सिस क्या होता है? तो एपोमिक्सिस देखिए क्या होता है? रिप्रोडक्शन विदाउट फर्टिलाइजेशन। जब फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ और फर्टिलाइजेशन के बिना ही सीड फॉर्मेशन हो गया, ठीक है। जो मैटरनल टिश्यू है या फिर मैटरनल पार्ट है, उसने डायरेक्टली डेवलप होकर के सीड बना दिया या फिर नेक्स्ट जनरेशन का फॉर्मेशन कर दिया, तो इसे हम कहेंगे एपोमिक्सिस। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टर्म। एपोमिक्सिस बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, आपको याद रखनी है। एपोमिक्सिस का मतलब होता है फॉर्मेशन ऑफ सीड विदाउट फर्टिलाइजेशन, यानी कि अगर पूछें कि सीड का बनना बिना फर्टिलाइजेशन के होता है तो वो कहलाता है एपोमिक्सिस। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ एपोमिक्सिस, फॉर्मेशन ऑफ सीड विदाउट फर्टिलाइजेशन। विदाउट फर्टिलाइजेशन के जब सीड बनता है तो इसे कहते हैं एपोमिक्सिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डू यू मीन बाय पॉलीएम्ब्रियोनी? पॉलीएम्ब्रियोनी का वर्ड का मतलब बताइए। देखिए, एपोमिक्सिस का मतलब मैं आपको बता दूं, एपो मतलब अवे फ्रॉम, दूर होना, और मिक्सिस मतलब मिक्सिंग से। तो इस वर्ड से ही आप समझ लेंगे, एपो मतलब दूर रहना, किससे? मिक्सिंग से। मिक्सिंग नहीं होना है, यानी कि मेल और फीमेल गैमेट्स का मिक्सिंग या फ्यूजन नहीं होगा। ये फ्यूजन से दूर रहते हैं और बिना फ्यूजन के ही इनके अंदर क्या बन जाते हैं? सीड बन जाते हैं, इसलिए इसे हम एपोमिक्सिस कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट डू यू मीन बाय पॉलीएम्ब्रियोनी? द वर्ड सजेस्ट इटसेल्फ। वर्ड खुद ही बता रहा है पॉलीएम्ब्रियोनी। पॉली मतलब बहुत सारा, एम्ब्रियो मतलब एम्ब्रियो बने हैं, यानी कि बहुत सारे एम्ब्रियो बन जाना। एम्ब्रियो कहाँ बनते हैं आपको पता है? ओव्यूल के अंदर बनते हैं। इसलिए प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मेनी एम्ब्रियो इनसाइड वन ओव्यूल, एक ओव्यूल के अंदर बहुत सारे एम्ब्रियो जब बन जाते हैं, इसे हम बोलते हैं पॉलीएम्ब्रियोनी। देयर आर मेनी रीजंस फॉर फॉर्मेशन ऑफ पॉलीएम्ब्रियोनी। पॉलीएम्ब्रियोनी के लिए बहुत सारे रीजंस होते हैं, ठीक है। और इसमें होता क्या है? बहुत सारे एम्ब्रियोज बन जाते हैं, तो इन फ्यूचर बहुत सारे सीड भी बन जाते हैं, लेकिन बना सिंगल से है, ठीक है। जैसे कि ट्विंस बनते हैं, है ना, जैसे ट्विंस बनते हैं, ट्रिपलेट्स बनते हैं, क्वाड्रेट्स बनते हैं, इसी प्रकार से पॉलीएम्ब्रियोनी होता है प्लांट्स के अंदर, जिसमें बहुत सारे एम्ब्रियो बन जाते हैं। तो दिस
प्रोसेस इज नोन एज पॉलीएम्ब्रियोनी। पॉलीएम्ब्रियोनी मतलब बहुत सारे एम्ब्रियोज का फॉर्मेशन हो जाना। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट 2 फीचर्स ऑफ एन आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव। स्टूडेंट्स दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव के 2 बातें बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राइट 2 फीचर्स ऑफ आइडियल कॉन्ट्रासेप्शन। आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव जो होती है उसके 2 फीचर्स बताइए। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को तो आप ज़रूर से याद कर लीजिए कि आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव की 2 खास बातें विशेषताएं क्या होती हैं। तो पहली विशेषता है इट मस्ट बी इजी टू यूज। ये यूज में इजी होनी चाहिए, ठीक है, इट मस्ट बी इजी टू यूज। उसके बाद दूसरी विशेषता है इट शुड बी इजीली अवेलेबल, ये आसानी से मिल जानी चाहिए। नेक्स्ट इज इट शुड हैव एटलीस्ट साइड इफेक्ट्स, इसके पास साइड इफेक्ट्स कम से कम हो, ठीक है। एक कॉन्ट्रासेप्टिव जो आइडियल है, जो बेटर है, जो बेस्ट है, जिसकी क्वालिटी अच्छी है, उसके कम से कम साइड इफेक्ट्स होंगे। थर्ड पॉइंट इज शुड नॉट हार्म द बॉडी अदरवाइज, ये बॉडी को नुकसान ज़्यादा ना पहुंचाए, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों कि 2 आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव के 2 फीचर्स लिखने हैं। मैंने यहाँ पे 3 और 4 मेंशन की हैं, आपको ओनली 2 रिमेंबर रखने हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज स्टेरिलाइजेशन। स्टेरिलाइजेशन क्या होता है? तो अगर आपने चैप्टर 4 अपना रिप्रोडक्शन वाला पढ़ा है तो आपको पता होगा स्टेरिलाइजेशन का मतलब कि क्या करना। एक परमानेंट मेथड है स्टेरिलाइजेशन बर्थ कंट्रोल का। बर्थ कंट्रोल करने के लिए परमानेंट मेथड है स्टेरिलाइजेशन। स्टेरिलाइजेशन का मतलब क्या है? देखिए ये क्या है, एक परमानेंट बर्थ कंट्रोल मेथड है दैट हेल्प्स सर्जिकली रिमूव्स रिप्रोडक्टिव पार्ट्स, जिसमें सर्जरी करके यानी कि ऑपरेशन कर रिप्रोडक्टिव पार्ट्स में से कुछ ना कुछ को रिमूव कर दिया जाता है, ठीक है। कोई ना कोई रिप्रोडक्टिव पार्ट का एक पार्ट रिमूव कर देंगे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में से, जो हेल्प करेगा इन फ्यूचर रिप्रोडक्शन नहीं करने के लिए। यानी कि ऐसा कपल जो फ्यूचर में बच्चे नहीं चाहता है वो क्या करवाएगा, वो सर्जिकल मेथड करवाएगा जिसे हम कहते हैं स्टेरिलाइजेशन। और ये एक परमानेंट बर्थ कंट्रोल मेथड है, जिसके बाद अगर सर्जिकल मेथड ये एक बार करवा लिया तो लाइफ टाइम फिर कभी भी वो कपल रिप्रोडक्शन के कैपेबल नहीं होगा, ठीक है। इसमें 2 चीज़ें होती हैं, ये मैंने यहाँ पे शॉर्ट मेंशन किया है, बट आपको ध्यान रखना है इसके स्टेरिलाइजेशन में 2 चीज़ें होती हैं, इसके 2 टाइप्स होते हैं, ठीक है। अगर फीमेल की बात करें या मेल की बात करें तो ये होता है वेसेक्टोमी, ठीक है। मेल में होता है वेसेक्टोमी एंड फीमेल में होता है ट्यूबेक्टोमी। ये आपको ध्यान रखना है बच्चों। वेसेक्टोमी तो होता है मेल में और ट्यूबेक्टोमी होता है फीमेल में। अगर फीमेल स्टेरिलाइजेशन कराती है, ठीक है, अगर फीमेल अपना ऑपरेशन कराती है तो उसे हम कहेंगे ट्यूबेक्टोमी, और अगर मेल अपना ऑपरेशन कराता है तो उसे हम कहेंगे वेसेक्टोमी। वेसेक्टोमी में वासा डिफरेंस, जो मेल सेक्स ऑर्गन है वासा डिफरेंस, मेल सेक्स पार्ट है वासा डिफरेंस, उसको हटा दिया जाता है, कट कर दिया जाता है उसको, और काट के वहाँ पे सीजर से जोड़ देते हैं। इसका डायग्राम आपकी बुक में दिया हुआ है, वहाँ से आपको बेटर समझ में आएगा। साथ में बुक खोल लीजिए और डायग्राम देखिए अभी के अभी, ताकि आपको वेसेक्टोमी एंड ट्यूबेक्टोमी क्लियर हो जाए। वेसेक्टोमी का मतलब मेल के अंदर क्या करना, वैसे डिफरेंस का कोई पार्ट कट करके उसको बाइंड कर देना, एंड ट्यूबेक्टोमी का मतलब फैलोपियन ट्यूब्स को काट कर बाइंड कर देना। तो ये दोनों क्या हैं, स्टेरिलाइजेशन मेथड्स हैं, मेल के लिए एंड फीमेल के लिए। रिप्रोडक्टिव परमानेंट मेथड है। इसके बाद ये कभी भी कपल में कोई एक करवाता है और इसके बाद कभी भी ये रिप्रोडक्शन करने के कैपेबल नहीं होते हैं, ठीक है। तो दिस इज ए परमानेंट मेथड ऑफ बर्थ कंट्रोल। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिफाइन द टर्म लिंकेज। डिफाइन द टर्म लिंकेज, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। लिंकेज क्या होती है? तो लिंकेज इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, द टेंडेंसी ऑफ जीन्स और सेगमेंट्स ऑफ डीएनए क्लोजली positioned along a chromosome so that they always tend to move together and never segregates। यानी कि दो जीन, ठीक है, 2 जीन जो साथ में है, जो साथ में मतलब क्रोमोसोम के ऊपर हमें पता है डीएनए का पार्ट, डीएनए का कोई सेगमेंट क्रोमोसोम जो होता है उसमें जीन कहलाता है। तो देखिए डिफाइन द टर्म लिंकेज। लिंकेज क्या होती है? द
द टेंडेंसी ऑफ जीन्स और सेगमेंट्स ऑफ डीएनए क्लोजली पोजिशन, यानी कि डीएनए के जो सेगमेंट्स हैं, जो जीन्स होते हैं, उनका पास पास में आ जाना, उनका पास पास में रहना, इतना पास रहना कि वो जब नेक्स्ट जनरेशन में जाएंगे तो भी साथ में जाएंगे, यानी कि उनका साथ साथ होना, डीएनए के सेगमेंट्स का या फिर जीन्स का इतना साथ साथ में होना कि वो क्या करेंगे, हमेशा साथ रहेंगे, ऑलवेज मूव्स टुगेदर एंड नेवर सेग्रीगेट्स, और वो कभी भी सेग्रीगेट नहीं होंगे। क्या नहीं होंगे? सेग्रीगेट नहीं होंगे, अलग अलग नहीं होंगे। तो इसे हम कहते हैं लिंकेज। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हु गेव द सेंट्रल डॉगमा थ्योरी? सेंट्रल डॉगमा की थ्योरी किसने दी? तो आपको याद रखना है एफ.एच.सी. क्रिक। एफ.एच.सी. क्रिक ने सेंट्रल डॉगमा की थ्योरी को दिया। और इस थ्योरी में क्या कहा आता है कि डीएनए होता है, डीएनए से एमआरएनए बनता है और एमआरएनए से फिर प्रोटीन बनता है। ठीक है, डीएनए से डीएनए भी बनता है, इसे कहते हैं रेप्लिकेशन, और एमआरएनए से डीएनए से एमआरएनए बनना इसे कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन, एंड एमआरएनए से प्रोटीन बनने कहलाता है ट्रांसलेशन। तो ये पूरा का पूरा प्रोसेस जो है इसे हम कहते हैं सेंट्रल डॉगमा, जो एफ.एच.सी. क्रिक के द्वारा दिया गया था। तो ये क्या है? ये है सेंट्रल, जो एफ.एच.सी. क्रिक के द्वारा सबसे पहले दिया गया था। तो आपको याद रखना है कि सेंट्रल डॉगमा क्या होता है। नेक्स्ट, विच एंटीबॉडी इज प्रेजेंट इन मदर्स मिल्क? मदर्स मिल्क में, माँ के दूध में कौन सी एंटीबॉडी होती है? तो वो होती है IgA एंटीबॉडी। ठीक है, अब देखिए मदर्स मिल्क को कोलेस्ट्रॉम भी कहते हैं, तो ये वर्ड आप ध्यान रखिएगा, कोलेस्ट्रॉम। क्या पता आपको एग्जाम में मदर्स मिल्क ना देकर कोलेस्ट्रॉम दे दे। तो कोलेस्ट्रॉम क्या होता है? मदर्स मिल्क। ठीक है, माँ का जो पहला दूध होता है डिलीवरी के बाद, उसे कोलेस्ट्रॉम कहते हैं। और कोलेस्ट्रॉम में IgA एंटीबॉडी प्रेजेंट होती है, जो बच्चे के लिए बहुत ही काम की है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है बच्चे के लिए। ठीक है, अब आपको एंटीबॉडी की डेफिनेशन भी याद करनी है। व्हाट इज एंटीबॉडी? एंटीबॉडी ऐसी चीज़ जो हमारी बॉडी में नेचुरली बनती है या फिर आर्टिफिशियली भी डाली जाती है, ताकि एंटीजन से हमारी बॉडी लड़ पाए, फाइट कर पाए, हमारे इम्यून सिस्टम को बेटर कर पाए, तो वो होती है एंटीबॉडी। ठीक है, एंटीबॉडी की डेफिनेशन आप जरूर से याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट इज नेम वन ऑटो इम्यून डिजीज। एक ऑटो इम्यून डिजीज को बताइए। ऑटो इम्यून डिजीज को बताना है। तो ऑटो इम्यून डिजीज मतलब जो खुद से हो जाता है या फिर किसी भी अपनी बॉडी की किसी मिस्टेक की वजह से हो जाता है। ठीक है, मतलब जब अपना इम्यून सिस्टम खुद को ही हार्म करने लग जाए, तो उस ऐसे डिजीज जो कॉज होती है इस दौरान, उसे कहते हैं ऑटो इम्यून डिजीज। तो द आंसर इज रूमेटॉइड आर्थराइटिस। जो जोड़ों का दर्द होता है ना, तो जोड़ों का दर्द जो है, हड्डियों में दर्द जो है, जॉइंट्स में जो पेन होता है, वो रूमेटॉइड आर्थराइटिस अपना ऑटो इम्यून डिजीज है एक टाइप का। ठीक है, चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द नेम्स ऑफ पेरेंट्स ऑफ हिजार्डल शिप? ये हिजार्डल है बेटा, हिजार्डल। ओके, तो हिजार्डल शिप के पेरेंट्स का नाम, हिजार्डल शिप एक रिप्रोडक्टिवली अच्छी क्वालिटी की बनाई गई शिप है, जिसको हमने आर्टिफिशियली बनाया है। ठीक है, तो इस हिजार्डल शिप के पेरेंट्स कौन हैं? तो इसमें हमने बिकानेरी ईव्स एंड मरीनो रैम्स 2 शिप ली थी। इन दोनों शिप को क्या करवाया? रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी से इनको ART करवाया, आर्टिफिशियली सब कुछ करवाया इनका, और एक नई शिप का फॉर्मेशन किया गया। वो थी कौन सी? हिजार्डल शिप। तो हिजार्डल शिप के पेरेंट्स का नाम है बिकानेरी ईव एंड मराइनो रैम्स। ये आपको याद करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पोमैटो प्लांट इज प्रोडक्ट ऑफ विच टू कॉम्बिनेशन एंड विच मेथड? पोमैटो जो प्लांट है ये कौन से का, ये देखिए, दिस इज योर क्वेश्चन, पोमैटो प्लांट। ठीक है, पोमैटो प्लांट इज कॉम्बिनेशन ऑफ विच टू प्लांट्स? पोमैटो नाम में ही दिख रहा है, टोमेटो एंड पोटैटो, 2 पेड़ को मिलकर बना है। पोमैटो जो है ये टोमेटो को और पोटैटो को, ठीक है, इस पेड़ में, पोमैटो पेड़ में से बनाया जाता है बाय द मेथड ऑफ प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन। ये प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन है। ठीक है, प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन मतलब सेल विदाउट सेल वॉल हमने ली, सेल वॉल के विदाउट सेल वॉल ली। ठीक है, उसके बाद जो सेल मेम्ब्रेन को भी रिमूव कर दिया। जब हमने सेल मेम्ब्रेन को रिमूव कर दिया तो बचा जो उसके अंदर वो प्रोटोप्लास्ट कहलाता है। और प्रोटोप्लास्ट आपस में जब फ्यूज करते हैं तो ये कहलाता है प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन।
तो प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन से जो बनाया गया प्लांट वो है पोमैटो। और पोमैटो क्या है, एक ऐसा हाइब्रिड प्लांट है, एक ऐसा आर्टिफिशियल सिंथेसाइज्ड प्लांट है जिसमें पोटैटो एंड टोमेटो दोनों साथ में लगते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, विच एंजाइम इज यूज्ड टू जॉइन डीएनए सेगमेंट्स। डीएनए के सेगमेंट्स को जोड़ने के लिए कौन सा एंजाइम यूज करते हैं, तो आपको याद रखना है डीएनए लाइगेज। ये है डीएनए लाइगेज। आपको याद रखना है डीएनए लाइगेज को मॉलिक्यूलर ग्लू भी कहते हैं। क्या कहते हैं, मॉलिक्यूलर ग्लू। ठीक है, डीएनए लाइगेज जोड़ने का काम करते हैं और इन्हें मॉलिक्यूलर ग्लू भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द प्रोसेस दैट मेक्स मेनी कॉपीज ऑफ ए सिंगल डीएनए। एक सिंगल डीएनए दिया हुआ है, एक सिंगल डीएनए की मिलियंस ऑफ कॉपीज, लैक्स ऑफ कॉपीज, जितनी आपको चाहिए उतनी कॉपीज यानी कि फोटोकॉपी कर देता है। सिंगल डीएनए को फोटोकॉपी करके मिलियंस ऑफ कॉपीज बना देता है, ऐसा कौन सा प्रोसेस है, ये है पीसीआर, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। पीसीआर पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। सबसे पहले इस पीसीआर को कैरी मुलिस, साइंटिस्ट का नाम है कैरी मुलिस, जिन्होंने दिया था और जिन्होंने इससे डीएनए की एक सेगमेंट से बहुत सारे सेगमेंट्स ऑफ डीएनए बना दिए थे। तो पीसीआर आप लर्न करेंगे किसने दिया, कैसे दिया और इसके क्या क्या स्टेप्स हैं। 3 स्टेप्स होते हैं पीसीआर में। ठीक है, तो आपको पूरा का पॉलीमरेज चेन रिएक्शन पीसीआर का वीडियो मेरे चैनल में मिल जाएगा, आप सर्च करेंगे, देखेंगे और पीसीआर पॉलीमरेज चेन रिएक्शन का पूरा प्रोसेस आप लर्न करेंगे। बिकॉज पॉलीमरेज चेन रिएक्शन पीसीआर मेथड एंड टेक्नोलॉजी इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज ये कैसा प्रोसेस है जिसमें एक सिंगल डीएनए की बहुत सारी कॉपीज कर देते हैं। जैसे कि फोटोकॉपी मशीन है ये, एक आप समझ लीजिए कि जैसे फोटोकॉपी मशीन में आप एक डालते हैं पेपर, एक पेज डालते हैं और उसकी बहुत सारे मिलियंस ऑफ जितनी नंबर ऑफ क्वांटिटीज आपको कॉपीज चाहिए उतनी बंद की आ जाती हैं। सेम वैसे ही पीसीआर पॉलीमरेज चेन रिएक्शन में होता है। डीएनए लेते हैं, यहाँ पे हम डीएनए की सिंगल कॉपी लेते हैं और उसकी मिलियंस ऑफ कॉपीज बन के आ जाती हैं, सेम एज होती हैं वो कॉपीज। सबसे पहले पीसीआर को किसने बताया था, दैट इज कैरी मुलिस। कैरी मुलिस एक साइंटिस्ट हैं जिन्होंने सबसे पहले पीसीआर मेथड को बताया था। और पीसीआर में कितने स्टेप्स होते हैं, 3 स्टेप्स। ठीक है, पीसीआर इज ए 3 स्टेप मैकेनिज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन 16, बीटी कॉटन प्लांट इज ऑल्सो नोन एज। बीटी कॉटन, अब यहाँ पे आपको बीटी का फुल फॉर्म जानना जरूरी है। देखिए दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि जिस भी क्वेश्चन में जहाँ पर भी जो भी टर्मिनोलॉजी आती है वो हर टर्मिनोलॉजी आपको पता होनी चाहिए। किसी भी क्वेश्चन के अंदर में, जैसे ये यहाँ पे क्वेश्चन में बीटी आ गया तो आपको पता होना चाहिए बीटी क्या होता है। नहीं पता है तो आप इसको साथ में लर्न करेंगे, बिकॉज एक क्वेश्चन के अंदर ही आप 3 क्वेश्चन या 4 क्वेश्चन को कम से कम डील कर लेते हैं। ठीक है, तो बीटी क्या होती है, बीटी इज बैसिलस थुरिनजिनेसिस। बीटी का फुल फॉर्म है बैसिलस थुरिनजिनेसिस, जो एक बैक्टीरिया का नाम है। ठीक है, बैक्टीरिया है बीटी बैसिलस थुरिनजिनेसिस। ये कॉटन प्लांट के अंदर की बात कर रहे हैं अपन। तो बीटी कॉटन प्लांट इज ऑल्सो नोन एज, बीटी कॉटन प्लांट को क्या कहते हैं, किलर कॉटन भी कहते हैं, क्योंकि जब बैसिलस थुरिनजिनेसिस जो बैक्टीरिया इस कॉटन प्लांट में जाता है तो इसके अंदर क्राई जीन होता है और क्राई जीन से क्राई प्रोटीन बनता है और क्राई प्रोटीन की वजह से कॉटन प्लांट ऐसा बन जाता है कि कोई भी बॉलवर्म आके इसको खा नहीं पाएगा। तो ये जो प्लांट है ये मॉडिफाइड प्लांट बन जाता है, जिससे हमें पेस्ट रेजिस्टेंसी मिल जाती है प्लांट के अंदर। प्लांट के अंदर क्या मिल जाती है, पेस्ट रेजिस्टेंसी मिल जाती है। तो ऐसे प्लांट्स बीटी प्लांट्स कहलाते हैं जिनके अंदर हमने पेस्ट रेजिस्टेंस को डेवलप किया है, और ऐसा कॉटन का प्लांट कहलाता है किलर कॉटन। बीटी इज बैसिलस थुरिनजिनेसिस। ये वो बैक्टीरिया है जो क्राइजीन को प्रोड्यूस करता है और क्राई प्रोटीन को प्रोड्यूस करता है, और ये क्राई प्रोटीन उस प्लांट को रेजिस्टेंसी प्रोवाइड करती है किसी भी पेस्ट के लिए। ठीक है, नेक्स्ट डिफाइन जीन थेरेपी। जीन थेरेपी क्या होती है, तो जीन की थेरेपी करना यानी कि एक जीन जो है जो इंजर्ड है, जो खराब है या जो ओल्ड हो चुका है या जो फंक्शन नहीं कर रहा है, नॉन फंक्शनल है, उसको रिप्लेस कर देना एक हेल्दी जीन से। हम किसी और की बॉडी से हेल्दी जीन लेंगे और उसको किसी और की बॉडी में जहाँ पर वो जीन नॉन फंक्शनल है या अनहेल्दी है, डिजीज है, काम नहीं कर रहा है, प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर रहा है, ऐसे जीन से रिप्लेस कर देंगे। तो जब हम एक खराब जीन को या फिर बीमार जीन को एक अच्छे और स्वस्थ जीन से रिप्लेस कर देते हैं
तो ऐसी टेक्नोलॉजी, ऐसी थेरेपी जो है वो कहलाती है जीन थेरेपी। जीन थेरेपी मतलब प्रोसेस ऑफ रिप्लेसमेंट ऑफ ओल्ड इंज्यूर्ड और नॉन फंक्शनल जीन बाय ए हेल्दी वन। किसी एक हेल्दी जीन से ऐसे खराब जीन को रिप्लेस कर देना इज कॉल्ड जीन थेरेपी। नेक्स्ट, फुल फॉर्म ऑफ जीएमओ। तो जीएमओ क्या होते हैं आपको पता होना चाहिए, और जीएमओ की फुल फॉर्म, जीएमओ की फुल फॉर्म होती है जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स, यानी कि ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिनको हमने जेनेटिकली मॉडिफाई किया, जिनके जीन्स को हमने चेंज कर दिया, जिनके जेनेटिक मटेरियल को हमने चेंज कर दिया, जिनके जेनेटिक जो फॉर्मेशन है, कॉम्बिनेशन है, उसमें हमने थोड़ा सा कुछ मॉडिफिकेशन किए, थोड़ा सा कुछ चेंज किया है, तो ऐसा टेक्नोलॉजी कहलाएगा जीएमओ। एंड ऐसे एनिमल्स जो हैं वो कहलाएंगे जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स। नेक्स्ट, मॉलिक्यूलर सीजर्स इज, ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है कि जैसे कि यहाँ मैंने बताया था मॉलिक्यूलर ग्लू, मॉलिक्यूलर ग्लू तो है डीएनए लाइगेज, और मॉलिक्यूलर सीजर, ठीक है, मॉलिक्यूलर सीजर कौन है, तो ये है बेटा जी रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम को मॉलिक्यूलर सीजर्स कहते हैं। अब रेस्ट्रिक्शन एंजाइम भी दो होते हैं, एंडोन्यूक्लियस एंड एक्सोन्यूक्लियस। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम भी दो होते हैं, एक तो होता है रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, ठीक है, और एक होता है रेस्ट्रिक्शन एक्सोन्यूक्लियस। देखिए रेस्ट्रिक्शन एक्सोन्यूक्लियस या फिर रेस्ट्रिक्शन एंजाइम को क्या कहते हैं, मॉलिक्यूलर ग्लू कहते हैं। क्यों इनको मॉलिक्यूलर सीजर कहते हैं, क्या कहते हैं, मॉलिक्यूलर सीजर कहते हैं। क्यों इनको मॉलिक्यूलर सीजर कहते हैं, यानी कि आणविक कैंची, ठीक है, हिंदी में कहें तो आणविक कैंची, हमारी बॉडी की कैंची है ये। तो हमारी बॉडी की कैंची क्यों है, हमारी बॉडी के अंदर जब जीन्स में डीएनए को कहीं से भी कुछ भी काटना होता है ना, तो काटने का काम ये रेस्ट्रिक्शन एंजाइम करता है। अब अगर मान लीजिए डीएनए के सेगमेंट को बीच में से काटना है तो एंडोन्यूक्लियस काम करेगा, और अगर डीएनए के सेगमेंट को कहीं भी साइड से काटना है तो वो कहलाएगा एक्सोन्यूक्लियस एंजाइम, ठीक है। अगर डीएनए के सेगमेंट को कहीं भी बीच से काटना है, बीच से काटने का मतलब ये नहीं होता कि कहीं भी हमने कैंची लगाई और कट गया, वहाँ पे कुछ स्पेशल साइट्स होती हैं जिनको रेस्ट्रिक्शन रिकॉग्निशन साइट्स कहते हैं। तो ऐसी पैलेंड्रोमिक सीक्वेंसेस होती हैं, ठीक है, रिकॉग्निशन साइट्स होते हैं जहाँ पे कट लगाया जाता है इस रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के द्वारा। तो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम दो प्रकार के होते हैं, एंडोन्यूक्लियस जो बीच से काटता है एंड एक्सोन्यूक्लियस जो डीएनए को साइड से काटता है, टर्मिनल से काटता है। तो मॉलिक्यूलर सीजर हैं ये, मॉलिक्यूलर सीजर मतलब बॉडी की कैंची, और मॉलिक्यूलर ग्लू कुछ भी जोड़ना है बॉडी में, चिपकाना है, दैट इज डीएनए लाइगेज। ये हमारे सेल के अंदर के वेरी इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूलर सीजर्स एंड मॉलिक्यूलर ग्लू हैं। नेक्स्ट, लंग्स ऑफ अर्थ, किन्हें लंग्स ऑफ अर्थ कहते हैं, हु आर कॉल्ड द लंग्स ऑफ अर्थ, तो अमेजोनियन रेन फॉरेस्ट, ठीक है, आपको याद रखना है अमेजोनियन रेन फॉरेस्ट। अमेजन के जो रेन फॉरेस्ट हैं उन्हें हम लंग्स ऑफ अर्थ कहते हैं। तो अमेजन के रेन फॉरेस्ट को लंग्स ऑफ अर्थ कहते हैं क्योंकि ये सबसे ज़्यादा मैक्सिमम अमाउंट में ऑक्सीजन देते हैं। दुनिया भर का सबसे ज़्यादा जो ऑक्सीजन है वो कौन देता है, रेन फॉरेस्ट ऑफ अमेजोन देते हैं। इसीलिए इन्हें हम कहते हैं लंग्स ऑफ अर्थ। क्या कहते हैं इन्हें, हम लंग्स ऑफ अर्थ कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेम एनी वन मैन मेड इकोसिस्टम, किसी एक मैन मेड इकोसिस्टम को बताइए। तो मैन मेड मतलब ऐसा कोई इकोसिस्टम जो मैन ने बनाया है, तो आपको याद रखना है दैट इज एक्वेरियम। क्या है, मैन ने बनाया है एक्वेरियम। एक्वेरियम मतलब फिश का टैंक जिसमें हम फिश रखते हैं, उसमें पानी रखते हैं ना, आर्टिफिशियल जो करते हैं, दैट इज एक्वेरियम। तो ये है एक्वेरियम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गिव एग्जाम्पल ऑफ 3 STD। STD का फुल फॉर्म आपको याद रखना है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। STD मतलब सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, STD मतलब सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। 3 एग्जाम्पल याद रखिएगा, सिफिलिस, गोनोरिया एंड एड्स, एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। बच्चों हर फुल फॉर्म को आपको ज़रूर से याद रखना है, दैट इज एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। सिफिलिस एंड गोनोरिया और ये तीनों हैं STDs, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पीसीज दैट इन्वेड ए बैरन रॉक लैंड। ऐसी कोई स्पीसीज जो सबसे पहले किसी एक खाली जगह को इन्वेड करती है वो कहलाती है पायोनियर स्पीसीज। क्या कहलाती है, पायोनियर। सबसे पहले जो आकर रहेंगे खाली जगह पे और वहाँ पे धीरे धीरे वो क्या करेंगे, अपना एक पूरा बस्ती बसा लेंगे, दैट इज पायोनियर स्पीसीज। नेक्स्ट, कोकेन इज ऑब्टेन फ्रॉम, कोकेन कहाँ से मिलती है,
एरिथ्रोजाइलम कोका, प्लांट का नाम है एरिथ्रोजाइलम कोका, वहां से मिलती है कोकेन। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिप्रोडक्शन बाय लीफ इज फाउंड इन, लीफ से रिप्रोडक्शन किसमें होता है? तो ब्रायोफाइलम में होता है। किसमें होता है? ब्रायोफाइलम, पेड़ का नाम है ब्रायोफाइलम, इसमें रिप्रोडक्शन बाय लीव्स होता है। नेक्स्ट, प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ mRNA इज कॉल्ड, mRNA के फॉर्मेशन के प्रोसेस को क्या कहते हैं? तो mRNA के फॉर्मेशन के प्रोसेस को ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्रांसक्रिप्शन। और mRNA बनता किससे है? तो mRNA DNA से बनता है। नेक्स्ट, 44 प्लस x0, 44 प्लस x0 कॉम्बिनेशन किस में होता है? तो एक बीमारी होती है जिसका नाम है टर्नर सिंड्रोम। टर्नर सिंड्रोम एक बीमारी है, इस बीमारी में एक एक्स क्रोमोसोम की कमी हो जाती है। ठीक है, देखिए एक एक्स क्रोमोसोम की कमी हो गई तो 44 प्लस x0 कॉम्बिनेशन बनता है इस सिंड्रोम में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एनर्जी पिरामिड इज ऑलवेज, एनर्जी पिरामिड हमेशा कैसा होता है? तो अपराइट, सीधा होता है, सीधा। एनर्जी का जो पिरामिड हमेशा बनेगा वो सीधा बनेगा, कभी भी उल्टा नहीं बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राउंड वर्म दैट इन्फेक्ट्स टोबैको रूट, टोबैको की रूट में अटैक करने वाला ऐसा कौन सा राउंड वर्म है? तो उसका नाम है मेलोडीगाइनी इनकॉग्निटा। ठीक है, मेलोडीगाइनी इनकॉग्निटा, ये एक ऐसा राउंड वर्म है जो टोबैको की प्लांट्स को हार्म करता है और टोबैको की फसल को नुकसान पहुंचाता है। ठीक है बच्चों, तो ये सभी के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस तो जो मैंने पूरे कर लिए हैं, लगभग 30 क्वेश्चंस मैंने आपको कराए हैं बच्चों इसमें, और ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है आपके एग्जाम्स, मेन एग्जाम्स के लिए। तो वीडियो को आपने ज़रूर लास्ट तक देखा होगा, आई होप। थैंक यू सो मच लास्ट तक वीडियो को देखने के लिए। अब ये वीडियो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आप अपने दोस्तों के साथ, अपने क्लासमेट्स के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ताकि उन्हें भी इसका फ़ायदा मिले और वो भी इस इंफॉर्मेशन को कैरी ऑन कर सके। ठीक है बच्चों, मेरे वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच गाइस। मेरे चैनल पे बने रहें, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर ले चैनल को, क्योंकि ऐसे ही मोर अच्छे और काम के स्टडी रिलेटेड वीडियोस मैं आपको भेजती हूँ और आपके साथ शेयर करती हूँ। किसी भी टॉपिक में आपके 12th में या BSc MSc के टॉपिक में आपको दिक्कत होती है बच्चों, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मुझसे मेरे साथ जुड़े रहें ऐसे ही मोर इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के लिए। और उन्नति इन ज़ूलॉजी चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि यहाँ हम पढ़ते हैं अच्छे से, प्यार से, और सभी के साथ शेयर भी करते हैं अपने दोस्तों के साथ। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बी सेफ, बी अलर्ट, पढ़ते रहिए, ध्यान रखिए। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। थैंक यू सो मच। Dedicated to the subject of zoology for the aspirants of graduation, post-graduation, 12th and foundation courses like NEET. Also for competitive exams in the subject of common science. Here we will be discussing important topics of zoology science, and I welcome you all way. So welcome to my channel. I hope to see you in my coming. Thanks for watching this video. I hope to see you in my next